काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट्स कितने काइंड है? 3 काइंड है। 3 तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट कितने काइंड्स हैं? 3। पहला हो गया इन्फिनेटिव, नोट करते हैं, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो गया। दूसरा हो गया जीरंड, GERUND, और थर्ड नंबर हो गया पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। कितने काइंड्स हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स आर? कितने तरह के नॉन फाइनाइट्स हैं? 3 फाइनाइट्स के। पहला कौन है? इन्फिनेटिव्स, जीरन एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव्स क्या है? पहला देखें हम लोग जो है, हैव नोटेड दिस, नोट कर लिए। फर्स्ट नंबर इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव का डिफिनीशन क्या है? कैसे समझे कि भाई कोई वर्ब जो है ये इन्फिनेटिव है? इसका डिफिनीशन क्या है? द वर्ब विथ टू, द वर्ब विथ टू, टू को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, द वर्ब विथ टू और विदाउट टू, द वर्ब विथ टू और विदाउट टू, टू को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, विदाउट टू इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। वैसे वर्ब जो टू के साथ हो या विदाउट टू, यानी बेस फॉर्म, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, टू राइट, टू कम, टू गो और गो, कम, टू लगा हो चाहे टू नहीं लगा हो, उसी को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। द वर्ब विदाउट टू, द वर्ब विदाउट टू is also called bare infinitive, BARE, bare infinitive। bare यानी इन्फिनिटी, यानी टू नहीं रहता है जिसके साथ। द वर्ब विदाउट टू, जिस वर्ब के साथ टू नहीं हो उसको क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटी कहते हैं। सच एज, सी एग्जाम्पल्स। वर्ब विथ टू और विदाउट टू, दोनों ध्यान में रखिएगा। वर्ब विथ टू, अगर वर्ब के साथ टू आए और चाहे टू नहीं आए, उसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे। दोनों स्थिति में बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, गो, कम, राइट, ठीक है, ये जो है क्या होगा? इन्फिनिटी के अंतर्गत आएगा। सच एज, सच एज I want to teach you, I want to teach you। देखिए इसमें 2 वर्ब आ गया। आपको पहले बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, कि बिना फाइनाइट वर्ब का कोई सेंटेंस संभव ही नहीं है। फाइनाइट वर्ब जरूरी है। तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया जिससे टेंस हो गया, समझिए कि फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट से तुरंत बाद जो क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। बस यही समझ लेना है। तो ये हमारा इससे सिंपल, इससे टेंस का पता चल रहा है। और टू टीच क्या हो गया? ये वर्ब देखिए टू आया हुआ है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट हो गया। नॉन फाइनाइट में क्या? इन्फिनिटी हो गया। आई वांट टू टीच यू, टू टीच, टू टीच आ गया ना है? इसको भिन्न भिन्न तरह से यूज हो जाता है। टू टीच चीजें, टू टीच इज एन आर्ट। देखिए ये नाउन के रूप में सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। टू टीच, टू टीच कहाँ आया? सब्जेक्ट पर जगह, इसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इसका भिन्न भिन्न जगह जो भिन्न भिन्न यूजेज होता है इसका जो है, ठीक ना? इन्फिनिटी का क्या होता है? भिन्न भिन्न यूजेज होता है। सब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब की जगह पर, यानी नाउन का काम करता है। इन्फिनिटी किसका काम करता है? नाउन का। तो नाउन का जो जो फंक्शन होता है वहीं इन्फिनिटी का भी फंक्शन होगा। नाउन का फंक्शन कहाँ कहाँ होता है? सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, भिन्न भिन्न जगहों पर इसका फंक्शन होता है। तो ये भी भिन्न भिन्न जगह पर ये जो नाउन के रूप में आ जाए। ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। टू टीच इज एन आर्ट, पढ़ाना क्या है? एक कला है। तो टू टीच, देखिए ये नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटी यहाँ हो गया, ये हमारा नॉन फाइनाइट है। और फाइनाइट कौन है बोलिए? ईज हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ये अलग अलग समझ लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखिए, सी इज टू डांस, सी इज टू डांस, वह नाचने को है या वह नाचने वाली है। देखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, वर्ब के बाद, ये वर्ब के तुरंत बाद आ रहा, अगलेरी वर्ब के बाद आ रहा। जब अगलेरी वर्ब के बाद आता है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं किया ही, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा। यानी इन्फिनिटी जो है भिन्न भिन्न अलग अलग काम करेगा, नाउन का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा, अलग अलग काम करेगा। इसके यूज में इन्फिनिटी का अलग से मैं यूज पढ़ाऊँगा। इन्फिनिटी का कहाँ कहाँ यूज होता है उसको पहले आप इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिए कि इन्फिनिटिव है क्या। पहले इन्फिनिटिव है क्या, इसे कॉन्सेप्ट को समझना है। इन्फिनिटी समझ में आया है क्या? वर्ब विथ टू और विदाउट टू। तो अभी जितना मैं एग्जाम्पल, जहाँ जहाँ टू लगा होगा बस ये समझ लीजिएगा, जहाँ पर मेन वर्ब से पहले टू लगा है वो समझना है कि क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। यानी वर्ब विथ टू हो गया, ये वर्ब विथ टू हो गया, इन्फिनिटी हो गया ये। और वर्ब विदाउट टू, बिना टू का जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनिटी, वो हो जाएगा बेयर इन्फिनिटी। तो बेयर इन्फिनिटी का ही यूज हम लोगों को पढ़ना होगा अलग से, ठीक है, यूजेज उसका। ये समझ में आया? ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट में हो गया। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर आई लाइक, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और यहाँ टू प्ले भी वर्ब है। हमारा फाइनाइट वर्ब की, इसमें फाइनाइट वर्ब तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। कौन फाइनाइट वर्ब है? हाँ, लाइक, वेरी गुड। ये हमारा ये फाइनाइट वर्ब है। और टू प्ले, अरे टू लगा हुआ भाई, इसमें टू जिस वर्ब के पहले टू लगा है फाइनाइट क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी आ गया, यानी नॉन फाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी भी टू हो गया। यहाँ ये जितना हम पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटिव। यहाँ पर कौन है, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटी, यानी मेन वर्ब से पहले टू लगा हो। देखिए ये हो गया इन्फिनिटी हमारा, इन्फिनिटिव, यानी मेन वर्ब से पहले टू लगा हुआ होगा तो समझिए कि इन्फिनिटी हो गया। तो वर्ब विथ टू हो गया। अभी जितना मैं एग्जांपल दिया हूँ वर्ब विथ टू हो गया। आई लाइक, क्या आप पसंद करते हैं, टू प्ले, इतना भी दे सकते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट साथ इसके जब फ्रेजल ये जो है वर्ब में आ गया, ये फ्रेजल वर्ब आ गया, यहाँ पर वर्ब के साथ फ्रेज आ गया यहाँ पर। तो आई लाइक टू प्ले, तो टू प्ले हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या किस चीज़ का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। भिन्न भिन्न जो है मैं पढ़ाऊँगा यूजेज, तो आपको समझाऊँगा कि कैसे कैसे इसका यूज होता है, किस रूप में यूज है, उसका अलग अलग यूज है। पहले एग्जाम्पल समझिए। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, बोलिए। अब इसमें कौन फाइनाइट कौन नॉन फाइनाइट है? हाँ, वेरी गुड। सब्जेक्ट के बाद ये फाइनाइट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। और ये क्या है, टीच, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में कौन सी हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी में कौन इन्फिनिटी हो गया, हाँ, बेयर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी विदाउट टू। यानी व्हील शैल, इसके कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नियम है इसके, कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप लोगों को पढ़ाना जरूरी होगा। उस सब वर्ड्सों को अभी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये नोटेड दिस वन, ये नोट कर लिए, ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे, ये वाला। आइए देखिए और एग्जाम्पल थोड़ा। वर्ब विदाउट टू, ये सारा वर्ब विदाउट टू हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल वर्ब विदाउट टू का, यानी बेयर इन्फिनिटी, इसको हम बेयर इन्फिनिटी कहेंगे। देखिए ये फाइनाइट हो गया, इसके वर्ब के बाद जो है टू नहीं लाया हुआ है, ये हो गया कौन सी, वर्ब विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनिटी। फिर देखिए लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। लेट, इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है, बोलिए, यू ऑल्सो टेल। मी समझ में नहीं आता है, मी क्या है, मी प्रोनाउन है। अरे वो क्या है ये, इसमें मेन वर्ब कौन है, लेट। वाह, वेरी गुड। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है,
ये सेंटेंस कैसा इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब शुरू में रहता है, गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन, तो वहाँ पर रहता है तो लेट मी गो होम, ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब, ये दिमाग में रखिएगा। और ये इन्फिनिटिव विदाउट टू हो गया, ये नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव, कौन हो गया, बेयर, ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया, जगह थोड़ा सा है। हैव यू नोटेड दिस? और देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैं आपको बताऊंगा। आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ, बोलिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? आई मेड हिम लाफ, क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का? मैंने उसको, मेड है, V2 आया हुआ है, हंसाया, बीता हुआ चीज़ है। आई मेड हिम, मैंने उसको हंसाया, मेड हो गया, गेट हो गया, ये सब पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब कि सब्जेक्ट अपने से काम न करके दूसरे को काम किया, अपने नहीं किया, अपने से दूसरे से काम करवाया है। मैंने उसको हंसाया, अपने काम नहीं किया, उसके दूसरे से करवाया है। आई मेड हिम लाफ, तो मेन फाइनाइट वर्ब कौन हुआ इसमें? मेड है। और लाफ कौन चीज़ है? ये नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव, ये हो गया बेयर इन्फिनिटिव। जहाँ जहाँ ये ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव, जहाँ जहाँ वर्ब में मेन वर्ब आ रहा है उसके साथ टू नहीं लग रहा है तो समझिएगा बेयर इन्फिनिटिव है, और जहाँ टू लगा रहेगा वर्ब विथ टू हो जाएगा। इन्फिनिटिव क्लियर हो गया, समझ में आया? तो इन्फिनिटी का कहाँ कहाँ यूजेज है, नॉन इन्फिनिटी का यूजेज कहाँ है, मैं इसको बताऊंगा बाद में। पहले आप लोग तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। हम लोग ये जो काइंड्स है, काइंड्स में पहला रहा कौन सी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्लियर हुआ, समझ में आ गया? किसे इन्फिनिटी कहेंगे? पढ़े इन्फिनिटी, द वर्ब विथ टू और विदाउट टू, मेन वर्ब बेस फॉर्म, जो वर्ब विथ टू, चाहे टू के साथ, टू आएगा तो इन्फिनिटी भी टू हो जाएगा, और टू नहीं रहेगा तो इन्फिनिटी विदाउट टू। तो इन्फिनिटी विदाउट टू इज ऑल्सो कॉल्ड बेयर इन्फिनिटी। तो सारे अभी जो एग्जाम्पल दिए तीन थे आपको बेयर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी विदाउट टू का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटिव के काइंड्स में कितना काइंड्स लिखे हैं? हाउ मेनी काइंड्स आर नॉन फाइनाइट्स? 3। फर्स्ट वन व्हाट इज इन्फिनिटिव, सेकेंड वन इज व्हाट इज जीरंट। अब देखिए दूसरा नंबर जीरंट, GERUND, ये अलग पार्ट है आप लोगों का। ठीक है, इन्फिनिटी ये सब नहीं पढ़े हो पीछे, आप लोग दिमाग में लगाइएगा, समझिएगा। जीरंट क्या है? ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ING कौन फॉर्म कहलाता है? V4। ING किसको कहते हैं? V4। ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING form of the verb which does the function, ING form of the verb which does the function of noun, ING form of the verb which does the function of noun is called क्या? जीरंट। यानी जीरंट किसे कहते हैं? वर्ब के ING फॉर्म को, यानी V4 फॉर्म को, गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जितने होंगे ING जिसमें लगा होगा, लेकिन वो फंक्शन किस चीज़ का काम करेगा? फंक्शन माने कार्य, किस चीज़ का कार्य करेगा? इट डज द फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन का काम करेगा। तो भाई नाउन का काम होता क्या है? नाउन कहाँ कहाँ काम करता है? जैसे इन्फिनिटी हुआ ना, इन्फिनिटी जहाँ काम करता है वहीं जीरंट भी काम करेगा, वहाँ जीरंट का भी काम होगा। ठीक ना? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? वर्बल नाउन। चूंकि ये वर्ब है, ध्यान दीजिए, वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? चूंकि वर्ब है और नाउन का भी इसमें क्वालिटी आता है, वर्ब होते हुए नाउन का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं वर्बल नाउन, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। अब नाउन का काम करेगा, वर्ब का वहाँ काम नहीं करेगा। जितने नॉन फाइनाइट्स हैं आपको दिमाग में रखना है कि ये मेन वर्ब का काम नहीं करता है,
किसी के कंट्रोले में नहीं है, फाइनाइट है ये नहीं है, तो सब अलग अलग काम करता है। इन्फिनिटिव जो है नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का काम करता है, अलग अलग फंक्शन करता है। जीरन भी नाउन का काम करेगा। तो जहाँ जहाँ नाउन का काम होगा, नाउन का काम बताए हैं आपको, एक बार और बता दें, सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन का काम करता है, ए पोजीशन का काम करता है। ये सारा फंक्शन जितना नाउन का है वहाँ वहाँ फंक्शन किसका हो जाएगा? जीरन का भी हो जाएगा। जहाँ नाउन काम करेगा वहाँ जीरन भी काम करेगा वहाँ पर। तो अंडरस्टूड दिस वन, डिफिनीशन समझ में आ गया है। कौन वर्ब और फॉर्म जीरन कहलाएगा? आईएनजी फॉर्म यानी V4 फॉर्म, जो कि नाउन का काम करेगा। तो भाई देखिए कैसे नाउन का काम कर रहा है। सच एज, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो नाउन का काम सब्जेक्ट के जगह पर, तो पहला देखिए सब्जेक्ट, टीचिंग, जैसे टू टीच था ना वहाँ पर, टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट। पढ़ाना क्या है? एक कला है। सबको पढ़ाने नहीं आता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक कला है, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या समझाना है, कैसे करना है, एक्सपीरियंस से आता है यहाँ। टीचिंग इज एन आर्ट। देखिए टीचिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है? नाउन, प्रोनाउन, और क्या? फ्रेज। फ्रेज भी सब्जेक्ट काम करता है, और क्लॉज भी काम करता है। ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन इक्विवेलेंट होगा जहाँ पर आएगा। तो टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना ये क्या है? कला है। तो यहाँ पर ये जीरंड हो गया। टीचिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, वर्ब नहीं है। अब वर्ब होते हुए नाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहिएगा? नाउन यानी जीरंड। ये जीरंड हो गया, नाउन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? जीरंड। क्योंकि नाउन का काम कर रहा है इसलिए हो गया जीरंड। फिर देखिए आई लाइक टीचिंग स्टूडेंट्स। आई लाइक टीचिंग स्टूडेंट्स। अब देखिए वहीं टीचिंग आ गया, यहाँ पर वर्ब के बाद आ गया। इसमें फाइनाइट तो आपको क्लियर आ जा रहा होगा। फाइनाइट कौन है? आई लाइक टीचिंग स्टूडेंट्स। फाइनाइट कौन है? लाइक है। ये फाइनाइट वर्ब हो गया। और इसके बाद वाला क्या हो गया? ये नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक, मैं जैसे आई लाइक मैंगो, आप लिखते हैं ना आई लाइक मैंगो, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। तो मैंगो न लिखकर आई लाइक टीचिंग। आई लाइक टीचिंग में भी दिए स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर टीचिंग जो है एक नॉन फाइनाइट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, ध्यान दीजिए, देखना क्या करना है? विश्वास करना है। बोलिए यहाँ पर कौन फाइनाइट है, कौन नॉन फाइनाइट है? हाँ, वेरी गुड। ईज हो गया फाइनाइट, और ये भी जो है क्या है? नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है? ये भी जीरंड है, और ये भी क्या है? जीरंड है। यानी वर्ब के बाद आ रहा, ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, किसी का काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़ें आप लोग, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने, कॉम्प्लीमेंट नाम है पूरक। इसका हिंदी क्या है? पूरक। जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए आता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सीइंग इज बिलीविंग, देखिए ये भी जीरंड हो गया, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, वर्ब के बाद इज एमआर इसके बाद आ रहा है, इसलिए बिलीविंग ये जीरंड हो गया। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल देखिए। यू हैव रिटन दिस वन, लिख लिया आप लोग, नोट कर लीजिए। हाँ, टीचिंग भी जीरंड हो गया, टीचिंग शुरू में आ गया। यहाँ पर टीचिंग क्या है? ये नॉन फाइनाइट जीरंड ही है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी क्या है? ये जीरंड है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। भर आई लाइक क्या? आई लाइक पेन। आई लाइक क्या? टीचिंग। क्या पसंद करते हैं? व्हाट। तो जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट को व्हाट और हुम से आंसर पूछते हैं। अगर व्यक्ति का होगा तो हुम आएगा, और वस्तु का होगा तो व्हाट। व्हाट तो पेन, हुम
स्टूडेंट्स। जो ह्यूमन बीइंग होता है हुम से क्वेश्चन पूछेंगे, और व्हाट से जो कोई चीज़ हो गया, वस्तु हो गया, आइटम हो गया, तो व्हाट से अगर आंसर आता है तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और देखिए सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। देखिए ध्यान से, इसमें दो वर्ब है, कौन कौन? इज है और डांसिंग है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ रहती है तो फाइनाइट वर्ब हो गया। वो फॉन्ड ऑफ है, वो शौकीन है। सी इज फॉन्ड ऑफ माने शौकीन हो। देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, किस चीज़ का शौकीन है? डांसिंग करने का। डांसिंग को बड़ा शौक है उसको जो है। तो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। किसका हो गया ये? क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के बाद आ गया, ठीक ना, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आएंगे, ठीक है, तो समझिए वो क्या हो गया? जीरंड हो गया। जीरंड समझ गए? जीरंड कहाँ कहाँ यूज होता है मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। पहले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इन्फिनेटिव क्या है, जीरंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल के काइंड्स कितने हैं, ये सब सारा क्लियर कर लिया है। अंडरस्टूड दिस वन? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट। तो जीरंड को समझ में आ गया है। जीरंड क्या करे, कैसे पहचानेंगे जीरंड को? आईएनजी होगा जो कि नाउन का काम करेगा। यानी नाउन का फंक्शन कहाँ होगा? कभी सब्जेक्ट के ऊपर जगह पाएगा, कभी ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, कभी कॉम्प्लीमेंट की जगह आएगा, कभी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, कभी नाउन इन अपोजिशन आ जाता है। नाउन इन अपोजिशन का भी काम करता है। अब देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या था? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है? आईएनजी फॉर्म एंड V3 फॉर्म। आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कौन होता है? V4, दिमाग में रखिएगा। एंड V3 फॉर्म। आईएनजी फॉर्म एंड V3 फॉर्म। V3 फॉर्म कौन होता है? हाँ, आईएनजी फॉर्म एंड V3 फॉर्म ऑफ द verb are called participles। are called participles। पार्टिसिपल्स में क्या क्या होगा? आईएनजी लगा रहेगा और क्या होगा? V3 फॉर्म होगा। समझ आ रहा है ना? आईएनजी और V3। तो अभी आईएनजी फॉर्म को आप पढ़े हैं। आईएनजी फॉर्म क्या कहलाता है? जीरंड। इसमें भी आईएनजी आ गया तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया। इसी में बच्चे कन्फ्यूज करते हैं कि भाई इसमें भी आईएनजी है, V3 है, तब तो ठीक है। यहाँ हाँ V3 आया तब तो ठीक है। आईएनजी दोनों में आ गया तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कीजिएगा? विच वन इज जीरंड एंड विच वन इज क्या? हाँ, इसमें देखिए विच फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, एक लाइन और जोड़ लीजिए, इसमें लिख लिए क्या? अभी छोड़ दीजिए इसको। आईएनजी फॉर्म एंड द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब which do the function of, we do the function of adjective, which do the function of adjective are called participles। बस अंतर यहाँ आ गया। आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। आईएनजी फॉर्म किस चीज़ का काम करता था? नाउन का। और ये आईएनजी फॉर्म किस चीज़ का काम करेगा? कौन सी का? एडजेक्टिव का। अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो समझिएगा कि क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। और V3 फॉर्म है तो वो क्लियर ही रहेगा। समझ में आ गया ना? दे आर ऑल्सो यूज्ड।
इसी में लिख दे रहे हैं हम, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। समझ में आया? कौन कौन होगा? कंटिन्यूअस टेंस, दिमाग में रखिएगा, कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसका यूज होगा? आईएनजी। जहाँ भी देखिएगा कि अगर एडजेक्टिव का तो काम करेगा ही, अगर कहीं कंटिन्यूअस टेंस आ गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया, और जहाँ भी आप पैसिव वॉइस देखें, समझिएगा कि कौन सा है वो पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल में कौन कौन पार्टिसिपल होगा, अलग अलग उसका आएगा कि कौन कौन पार्टिसिपल है। ये समझ में आ गया? है वो अंडरस्टूड? पार्टिसिपल किसका फंक्शन करेगा? V4 एंड V3 फॉर्म होगा, जो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर एडजेक्टिव सही नहीं आ रहा है, अगर कंटिन्यूअस कहीं टेंस देख रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं, परफेक्ट टेंस देख रहे हैं, पैसिव वॉइस देख रहे हैं, तो समझिएगा कि फाइनाइट वर्ब को छोड़ करके बाकी जो बच गया हमारा जो है नॉन फाइनाइट यानी पार्टिसिपल है। सच एज देखिए, एग्जाम्पल देखिए, सच एज ये रिटन दिस, लिख चुके हैं आप लोग हैं? जैसे एग्जाम्पल देखिए, I saw him running on the road, running on the road। मैंने उसको रोड पर दौड़ते हुए देखा। सॉ क्या हो गया? दो वर्ब है इसमें ना, एक सॉ हो गया, एक रनिंग हो गया। सब्जेक्ट के बाद आया वो क्या हो गया? ये फाइनाइट, इससे हमारा टेंस है, इसी से टेंस पता चल रहा है। ये रनिंग हो गया। तो भाई रनिंग अब पहचानेंगे कि जीरंड है कि क्या है? पार्टिसिपल है। कैसे पहचानिएगा? आई सॉ, मैंने देखा, किसको? हिम, एक व्यक्ति था, उसको, उस लड़का को। वो लड़का क्या कर रहा था? रनिंग। ये रनिंग किसके बारे में बता रहा है? हिम के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव कहते किसे हैं? वैसे सब जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो भाई एडजेक्टिव काम किसका करेगा? कैसे एडजेक्टिव होगा? आईएनजी कैसे एडजेक्टिव होगा? जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो मैंने उसको देखा, वो कर क्या रहा था? दौड़ रहा था। यह रनिंग किसकी विशेषता बता रहा है? हिम का, इसलिए क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। यहाँ ये जीरंड नहीं हुआ। फिर मिटा दे इसको। देखिए और आइए एग्जाम्पल। दे आर डूइंग देयर वर्क। देखिए यहाँ पर दे आर डूइंग देयर वर्क। बोलिए यहाँ पर कौन फाइनाइट है, कौन नॉन फाइनाइट है? दो वर्ब है ना। आर क्या हो गया? फाइनाइट। हमारा टेंस इससे पता चल रहा है, टाइम इससे पता चल रहा है, तो ये फाइनाइट हो गया। और डूइंग क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में क्या, क्यों पार्टिसिपल हुआ?
हाँ बता, दे आर डूइंग देयर वर्क, विशेषता यहाँ कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मिंग हो रहा है, ये विशेषता इसमें नहीं बता रहा है। दे आर डूइंग देयर वर्क, वर्क जारी है, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो कंटिन्यूअस टेंस बन गया, समझिए कि ये क्या हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया, पी लिख दिया पार्टिसिपल हो गया। ठीक है। द वुंडेड मैन, द वुंडेड मैन केम टू द किंग, केम टू द किंग। वुंडेड मैन, देखिए अब बताइए तो इसमें कौन फाइनाइट है, कौन नॉन फाइनाइट, कहाँ है यहाँ पर? पहले फाइनाइट कौन है? केम। मैन, यहाँ वुंडेड मैन, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। तो ये कैसा मैन था? वुंडेड था। अब देखिए यहाँ पर ये फाइनाइट हो गया हमारा। नॉन फाइनाइट कौन हुआ? मैन तो नाउन हो गया। आदमी कैसा था? वोंडेड, वोंडेड मीन्स घायल, वोंडेड मैन घायल आदमी। कैसा आदमी था? घायल। भी3 लग रहा है ना, यहाँ पर भी3 है, वर्ब का भी3 फॉर्म है, वोंडेड मैन है, समझ गया ना? तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया, ये पार्टिसिपल हुआ। इसके बारे में कैसा आदमी था? वोंडेड मैन। ठीक है। द वीपिंग गर्ल, द वीपिंग गर्ल केम टू हर मदर, केम टू हर मदर। द वीपिंग गर्ल केम टू हर मदर, रोती हुई लड़की जो है अपनी माँ के पास आई। कैसी लड़की थी? देखिए गर्ल नाउन है यहाँ, गर्ल क्या कर रही थी? वीपिंग कर रही थी। तो ये गर्ल हमारा नाउन हो गया, लड़की क्या कर रही थी? वीपिंग कर रही थी, ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। और फाइनाइट कौन हो गया? केम। बहुत आसानी से समझिएगा आप लोग, ये फाइनाइट हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया, वीपिंग गर्ल हो गया। ठीक है। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, दोनों यही हैं, ING और भी3 देखना है। ए ब्रोकन ट्री, ए ब्रोकन ट्री इज, ए ब्रोकन ट्री इज lying, lying on the road, ए ब्रोकन ट्री lying on the road। एक टूटा हुआ पेड़ कहाँ पड़ा हुआ है? ए ब्रोकन ट्री, हाँ ये ट्री छूटा हुआ है, ए ब्रोकन ट्री इज यहाँ हो गया, ए ब्रोकन ट्री, ए ब्रोकन ट्री लाइंग ऑन द रोड। कैसा पेड़ है? ब्रोकन ट्री। देखिए ट्री, ट्री की विशेषता बतला रहा है, कैसा पेड़? टूटा हुआ पेड़। ये भी3 फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया हमारा। और ये क्या है? ये नाउन है, इसके बारे में बता रहा है। और फाइनाइट वर्ब कौन हो गया? इज। तो ये हो गया फाइनाइट। यानी बिना फाइनाइट वर्ब का तो हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, कोई क्लॉज बन ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? फाइनाइट वर्ब जरूरी होगा। तो समझ में आ गया है? फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल समझ गए? पार्टिसिपल क्या है? क्या होता है पार्टिसिपल में? ING फॉर्म एंड भी3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। दिमाग में रख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। उसी में वहाँ समझ में आ जाएगा वर्बल एडजेक्टिव। जो जीवन का काम करता है वर्बल नाउन होता है, ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। इसका फंक्शन क्या है? कौन कौन सी में निर्माण, कैसे और कैसे पहचानते हैं इसको? कंटिन्यूअस टेंस बनाने में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में, परफेक्ट टेंस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में, जितने जो सेंटेंसेज हैं ये सब बनाने में यूज होते हैं। जो वर्ब्स होते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? पार्टिसिपल में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल ज़्यादा हो रहा है ना? काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भेद। पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पार्टिसिपल जो है कितना तरह का है? 3 तरह का। पहला हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट
पार्टिसिपल, दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर? 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, बस उसको समझा दें एग्जाम्पल में। फर्स्ट देखिए पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस उसी को अलग कर देना और दूसरा कुछ नहीं है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब which does the function of, function means कार्य है ना, function of adjective, which does the function of adjective is called present participle, present participle। ing form of the verb which does the function of कौन चीज? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, यानी जहाँ देखिएगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ आया हुआ है आप समझें कंटिन्यूअस में दोनों, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यूअस लगा हो तो समझिएगा कि कौन चीज़ है वो? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सच एज, सच एज मीन्स जैसे। एग्जाम्पल देखिए, जो वही जो पीछे एग्जाम्पल दे चुके हैं। द रनिंग मैन, द रनिंग मैन केम टू मी फॉर सम हेल्प, The running man came to me for some help। बोलिए इसमें पार्टिसिपल कौन है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब कितने हैं इसमें? कौन कौन? सम हेल्प, हेल्प समझ रहे हैं यहाँ पर? हेल्प क्या हो गया? वर्ब थोड़े हो गया। हेल्प मतलब मदद, ये नाउन हो गया, हेल्प वर्ब नहीं हो गया। यहाँ पर दो है, रनिंग मैन, रनिंग मैन, ठीक है। तो कैसा आदमी था? रनिंग, दौड़ता हुआ आदमी है ना। तो रनिंग मैन, ये रनिंग हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। केम हो गया कौन चीज? ये फाइनाइट वर्ब, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। सी सॉ द बर्ड्स, सी सॉ द बर्ड्स फ्लाइंग in the sky, in the sky, she saw the birds flying in the sky। बोलिए इसमें कौन पार्टिसिपल है और कौन फाइनाइट वर्ब है? दो वर्ब है यहाँ पर, सॉ एंड फ्लाइंग। सॉ क्या हो गया? ये फाइनाइट हो गया, और ये क्या है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में कौन चीज़ हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ? ये बर्ड्स के बारे में बता रहा है। शी सॉ द बर्ड्स, चिड़ियों को देखा। वो सब चिड़ियाँ क्या कर रही थी? उड़ रही थी, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बर्ड्स क्या कर रही थी? उड़ रही थी, ठीक है। कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, जितना कंटिन्यूअस है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, सी इज प्लेइंग, सी इज playing in the field, she is playing in the field।
शी हैज बीन प्लेइंग in the field. She has been playing in the field for 2 hours. 2 hours. She has been playing in the field for 2 hours. बोलिए कितने वर्ब्स हैं पास्ट सेंटेंस में? 2 वर्ब्स है, तो आराम से एक फाइनाइट निकाल दीजिएगा। ये फाइनाइट हो गया। ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में क्या हो गया? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ? विशेषता कहाँ? शी इज प्लेइंग इन द फील्ड, वो काम कर रही है अपना जो है। कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस बनाने में फिर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी हैज बीन प्लेइंग। और बताइए तो इसमें मेन कौन फाइनाइट है और कौन नॉन फाइनाइट है? इसमें 3 वर्ब लगा हुआ है। इसी में कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि फाइनाइट वर्ब सिंगल वर्ड का होता है। एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, सिंगल वर्ड होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। तो हमारा फाइनाइट वर्ब ही ना कि हैज बीन, दोनों आप बता दीजिए। बहुत सारा मैं देखता हूं कि अलग अलग बता देते हैं, क्लियर ही नहीं होता है। केवल फाइनाइट वर्ब हमारा कौन है? हैज है। बीन क्या है? नॉन फाइनाइट है। हैज के बाद ये बीन V3 फॉर्म है, देख रहे हैं ना, ये V3 फॉर्म है। और V3 फॉर्म कोई टेंस नहीं होता है, तो हैज लगा है तो V3 लग गया है यहाँ पर, इसलिए नॉन फाइनाइट हो गया। ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। और यहाँ प्लेइंग हो गया, ये भी नॉन फाइनाइट है, ये भी नॉन फाइनाइट है। तो ये हमारा कौन सी हो गया? पार्टिसिपल हो गया। और ये भी पार्टिसिपल ही हो जाएगा, बीन V3 फॉर्म है, ये भी क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल ही हो जाएगा। तो आप दिमाग में रखिएगा ये सब सेंटेंस को, अगर अलग अलग करने को आ गया तो कैसे कैसे हम अलग करेंगे। बीन भी हो गया नॉन फाइनाइट और प्लेइंग भी हो गया नॉन फाइनाइट। ये भी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है। हमारा फाइनाइट वर्ब केवल क्या है? एक है, यानी एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, 3 आ जाता है। विल हैव बीन, प्लेइंग 4 आ गया। तो पहला वाला ही केवल फाइनाइट वर्ब होगा, अब बाकी जितने हो जाएंगे नॉन फाइनाइट होंगे। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल बल्कि देख, ये समझ में आ गया। शी विल हैव बीन, देखिए शी विल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर कितना? 2 आवर्स। 2 आवर्स। अब बताइए इसमें जो है कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है? वर्ब देखिए कितनी संख्या हो गई, कितने वर्ब आ गए हमारे? 1 2 3 4 वर्ब्स आ गए। 4 वर्ब्स में कौन फाइनाइट होगा हमारा? विल। ये हमारा फाइनाइट हो गया। फाइनाइट वर्ब केवल एक वर्ड का होता है, ये दिमाग में रखना है। ये चूंकि मॉडल्स है तो मॉडल्स के बाद V1 लगता है, तो ये नॉन फाइनाइट इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर पहला फॉर्म आ गया वर्ब का, यानी मॉडल्स के बाद V1 आता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। ये दिमाग में रखेंगे। पहला फॉर्म हो गया, वर्ब का बेस फॉर्म हो गया हैव। हैव का रूप कैसे चलता है? हैव, हैड, हैड और हैविंग और हैज। 5वां फॉर्म V5 क्या हो गया? हैज हो गया। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। V5 में एस लगाते हैं ना तो सिंगुलर होता है वहाँ पर, इसलिए इन्फिनिटी हो गया यहाँ पर। ये बीन हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया, ये परफेक्ट ये कितना? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये पार्टिसिपल है और ये भी क्या है? पार्टिसिपल है, ING लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस बनाने में है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अभी कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नोटेड दिस। चलिए नेक्स्ट, हैव यू नोटेड दिस? हैं? चलिए नंबर 2। नंबर 2 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टी कौन चीज? सिपल, यानी V3 जो पीछे पढ़ाए थे V3 फॉर्म, यानी V3 फॉर्म ही क्या हो गया? ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये ना कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये समझिए कि V2 हो गया, ठीक है ना? ये V3 फॉर्म है।
V2 का टेंस होता है, V2 का क्या होता है, टेंस होता है, V3 का टेंस नहीं होता, तब नॉन फाइनाइट आएगा। टेंस आएगा तो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल तो वही V3 फॉर्म, द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख लीजिए, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब which does the function of, does the function of किस चीज़ का, बोलिए कौन सी काम करता है, एडजेक्टिव इज कॉल्ड क्या, पास्ट पार्टिसिपल, ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। इट इज ऑल्सो यूज इन, इट इज ऑल्सो it is also used in forming, बोलिए कौन कौन, परफेक्ट है ना, टेंस, जितने परफेक्ट टेंस है, एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे कौन यूज करेंगे, V3 फॉर्म। जितना पैसिव वॉइस होगा क्या यूज करते हैं, V3 फॉर्म। सच है, देखिए एग्जाम्पल, तो पास्ट पार्टिसिपल अंडर समझ में आ गया, व्हिच फॉर्म, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 तो समझ रहे हैं, राइट, रोड, रिटेन। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड व्हाट इज, पास्ट पार्टिसिपल। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग what, perfect tense, present perfect, past perfect, future perfect and passive voice। अरे पैसिव वॉइस जानते हैं, हमेशा V3 लगता है, तो जितने पैसिव वॉइस बनाते हैं किसका यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक ना। सच एज, सच एज, a tired man, a tired man came to ask for some water. A tired man came to ask for some water। एक थका हुआ आदमी आया क्या करने, पानी मांगने। आस्क फॉर फ्रेज हो गया है ना, पानी मांगने। टू आस्क देखिए यहाँ पर लगा हुआ, टू आस्क, यहाँ पर टायर्ड मैन, आदमी कैसा था, थका हुआ। कैसा आदमी, थका हुआ। ये V3 फॉर्म है, टायर्ड टायर्ड टायर्ड, इसलिए क्या हो गया, ये कौन पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये यानी ये नॉन फाइनाइट हो गया, और ये हमारा फाइनाइट हो गया, और ये क्या हो गया, टू आस, ये कौन सा हो गया, इन्फिनिटिव। टू लगा हुआ ना जी, तो इन्फिनिटिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। सी कंप्लीटेड हर वर्क ना, सी हैज completed her work, completed her work, she has completed her work। बोलिए इसमें फाइनाइट वर्ब, दो वर्ब है यहाँ पर, हैज है और कंप्लीटेड है। कौन फाइनाइट कौन नॉन फाइनाइट है, हैज फाइनाइट वर्ब हो गया, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट। क्यों नॉन फाइनाइट हो गया, V3 है, हैज के बाद V3 लगा हुआ, यानी ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारा नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में हो गया पास्ट पार्टिसिपल हो गया। हाँ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, टेंस ना हो गया जी, प्रेजेंट हमारा तो टेंस ना हो गया। ये कंप्लीटेड कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल है। समझ में आया। पैसिव वॉइस,
ए बुक वाज रिटेन बाई हिम, ए बुक वाज रिटेन बाय हिम। बोलिए वाज क्या है, फाइनाइट वर्ब है, रिटेन क्या है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में कौन चीज़, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ हमारा, पास्ट पार्टिसिपल। रिटेन पैसिव वॉइस है, तो जहाँ पर आप पैसिव वॉइस देख लीजिए, जहाँ पर परफेक्ट टेंस देख लीजिए, समझिए कि वो पास्ट पार्टिसिपल है, ना तो कोई एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सीधे B3 है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, यहाँ पर जो है क्या है, परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस बनाए हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं। समझ में आ गया? तो समझ गए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहेंगे, द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग परफेक्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए लेट अस कम लास्ट करके हम लोग ख़त्म करते हैं, यूजेज बाद में देखेंगे इसका। यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे। और ये नॉन फाइनाइट लंबा लंबा सेंटेंस लिखना, करेक्ट सेंटेंस लिखना, सब में जो यूज आता है इसका। ठीक है ना, कैसे सेंटेंस लंबा लिखते हैं, करते हैं, दो सेंटेंस को कंबाइन कैसे करते हैं, अलग अलग करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दो सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सारा इसको बनाने में यूज होता है। थर्ड वन हो गया कौन चीज़, कौन है बोलिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जैसा का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा। हैविंग, इसमें क्या लगा रहा था, हैविंग, हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3 आर कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर हैविंग लगा हो, हैविंग प्लस V3 हो, या क्या लगा हो, हैविंग बीन प्लस V3। देखिए हैविंग बीन किस में लगता है, हैविंग बीन यूज, देखिए ये जो है एक्टिव वॉइस में होता है, किस वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस, ये दिमाग में रखिएगा, एक्टिव वॉइस। और हैविंग बीन किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में लगेगा जिसमें सब्जेक्ट काम करेगा, और हैविंग बीन प्लस V3 सब्जेक्ट पर एक्शन होगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक ना, तो सेंटेंस अगर दो सेंटेंस दिया हुआ हो, इसका यूज कहाँ होता है, इट इज यूज इन कंबाइनिंग 2 or more than 2 सेंटेंसेज। इसका यूज कहाँ होता है, इट इज used in synthesizing the sentences, it is used in synthesis, it is used in combining 2 or more than 2 sentences। इसका जो यूज होता है कंबाइन करने में, 2 या 2 से ज़्यादा जो सेंटेंस होते हैं उसको कंबाइन करने में इसका यूज होता है। लंबा लंबा सेंटेंस जो है, जब एक एक्शन हो गया हो और एक सेक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन होता है तब इसका यूज होता है। ठीक ना, सच है। देखिए हम एग्जांपल देते हैं कैसे कंबाइन कीजिएगा। एक्टिव वॉइस में वो लगाइएगा, ही टूक हिज ब्रेकफास्ट, टूक हिज ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। वो अपना नाश्ता किया, यानी पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, वह नाश्ता करके स्कूल गया। ही टूक हिज ब्रेकफास्ट एक सेंटेंस हो गया, वह नाश्ता किया। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। पहले नाश्ता किया और तब नाश्ता करके स्कूल चला गया। दोनों में टाइम में क्या हो गया, अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया, दोनों में कुछ गैपिंग है। तो ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस V3, हैविंग V3 समझिए रहे हैं, V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल।
हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वही पास्ट पार्टिसिपल का यूज इसमें हो गया। हाँ, एक और कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो यूज इन फॉर्मिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी दिमाग में ला सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किस में होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने में। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल बिना पास्ट पार्टिसिपल का नहीं बनेगा, V3 लगाना ही है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज इसमें भी आ गया। यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़िए, कैसे बनाइएगा, इसको जो है हैविंग करके बना, क्योंकि स्वयं काम कर रहा है, दोनों कर रहा है ना, दूसरा तो कोई कर रहा है, एक पैसिव वॉइस नहीं है। तो क्या होगा यहाँ हैविंग, इसको बनाएंगे हैविंग, इस वर्ब को हैविंग, इसको V3 कर देंगे टुक का, क्या हो जाएगा हैविंग टुक टेक टेकन, हैविंग टेकन हीज ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन हीज ब्रेकफास्ट कॉमा, इसको उतार दीजिए इसी में, अब ये स्मॉल हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल, वह नाश्ता करके स्कूल गया। एक सेंटेंस बन गया, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। यहाँ से ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। देखिए ये कोई क्लॉज नहीं है, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं इसमें, समझ में आ रहा है ना। इसमें अगर आपको हम क्लॉज अलग करने के लिए दें तो एक सिंपल एक क्लॉज है इसमें, जो है केवल एक मेन क्लॉज है, इसमें कोई क्लॉज नहीं है। क्लॉज होने के लिए एक फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है, तो फाइनाइट वर्ब इसमें ये पार्टिसिपल बन गया भाई, ये पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब है कहाँ इसमें। फाइनाइट वर्ब तो उसको कहते हैं ना जिसका टेंस होगा, इसमें कुछ नहीं है टेंस, इसको हैविंग में चेंज कर दिए, समझ में आया है। फिर देखिए he was beaten by the teacher, he was beaten by the teacher, he ran out of the class, out of the class, he was beaten by the teacher, he ran out of the class। ये आप नोट कर लिए हैं। ही वॉज बीटेन बाय द टीचर, ही रैन, बोलिए कैसे ज्वाइन कीजिएगा दोनों सेंटेंस को। हाँ देखिए ही वॉज बीटेन बाय, कैसा कौन वॉइस हो गया, एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव वॉइस है, टीचर के द्वारा बीटेन किया गया, ये बीटेन नहीं किया है स्वयं, पैसिव वॉइस हो गया। तो क्या लगाइएगा, कौन लगेगा फॉर्मूला पैसिव वॉइस में, हैविंग बीन, ये लगाएंगे हैविंग बीन बीटेन, इसको V3 कर दिया, हैविंग बीन बीटेन बाय द क्या टीचर, कॉमा दे दीजिए, ये आगे वाला उतार दीजिए, हैविंग बीन बीटेन बाय द टीचर ही रैन आउट ऑफ द क्लास। टीचर के द्वारा पीटे जाने पर वह क्लास से क्या हो गया, बाहर भाग गया। तो जब पैसिव वॉइस आएगा तो समझिए कि हैविंग बीन लगा देना है, एक्टिव वॉइस आएगा तो उसको हैविंग प्लस V3 कर देना है। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट को रिकैप्चुलेट मैं कर रहा हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफिनीशन आप समझ गए हैं कि जिसका कोई टेंस नहीं होता है। द वर्ब व्हिच हैव नो टेंस, वर्ब्स व्हिच हैव नो टेंस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट के कितने भेद हो गए, 3, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव 2 तरह का हो गया, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनिटिव। जीरन का कोई भेद नहीं है। और थर्ड हो गया पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के कितने भेद हो गया, 3। कौन कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 और हैविंग प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड व्हाट, परफेक्ट पार्टिसिपल। इट इज यूज इन फॉर्मिंग व्हाट, सिंथेसाइजिंग, सिंथेसिस से ग्रामर का पार्ट होता है। कंबाइनिंग द सेंटेंस से अच्छा सेंटेंस लिखना होगा तो इसका यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके।